हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का, जो कि 2020 में बोर्ड के एग्ज़ाम में आ रखा है, वो क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं जो पहले से आ रखे हैं वो भी नेक्स्ट सेशन में आते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, स्टार्टिंग एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों से करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 0.375 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखिए। एक्सप्रेस द 0.375 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x इक्वल टू 0.375। अब देखिए, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं 125 से, जो कि 3 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड कर देते हैं 125 से, जो कि 8 बार में कटेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8, जो कि आ गया P अपॉन क्यू की फॉर्म में। सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड लगा सकते हैं आप और जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जो 18 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि भाई 7 को, अगर यह माइनस है तो 7 को माइनस कर दो संख्याओं को माइनस कर 7 आना चाहिए, और उन्हीं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर 18 भी आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी दो संख्या हो सकती हैं, एज्यूम करिए फटाफट से। 9 - 2, क्योंकि 9 - 2 7 भी होता है और 9 × 2 18 भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया 6x² माइनस का 9x, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है इसमें। 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास 2x, और यहाँ पर 3x अगर कॉमन आ गया तो बचेगा क्या 3। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x माइनस का 3। अब जो कॉमन टर्म है उनको एक साथ लिख लेंगे 2x माइनस 3, और जो बाहर वाली टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू -1/3। तो आपका आंसर है A, जिसमें x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 3/2 आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करिए। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन चेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 18। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 9 है, तो 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो x की वैल्यू होगी आपके पास 9 और y की वैल्यू होगी आपके पास 5। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। तो कौन सा इसमें AP में है। AP में हम जानते हैं कि सबका डिफरेंस जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4, तो यहाँ पर ये AP नहीं आ रही। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का अगर डिफरेंस आप निकालेंगे 0.22 में से, अगर आप 0.2 को माइनस करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 0.02। इन दोनों को माइनस करते हैं आप 0.22 में से 0.22 माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस आता है 0.002। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है सिमिलर नहीं आ रहा। नेक्स्ट, तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 4, और इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आता है 4, और इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आता है 4। तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है बराबर, तो यही आपका क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। AP में 10th टर्म फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। AP तो दे ही रखी है आपके पास, और क्वेश्चन कह रहा है 10th टर्म फाइंड करना है।
तो देखिए AP दे रखी है आपके पास 2 7 12, 10th टर्म फाइंड करना है आपको। A है आपके पास 2 और D है आपके पास 7 - 2 यानी कि 5। तो 10th टर्म आपका हो जाएगा A + 9D यानी कि 2 + 9 × 5 मतलब 2 + 45 तो यानी कि 47। तो आपका 10th टर्म आ गया 47। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल सर्कल्स आर, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखिए हमने ये 6th चैप्टर में पढ़ा है कि सारे के सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तो ट्राइंगल्स में लगती है। ठीक है, तो सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9, द एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ये सब हम जानते हैं, ये 6th चैप्टर में है कि अगर एरिया है दो ट्राइंगल का, जैसे कि मान के चलिए एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो साइड्स का जो स्क्वायर होगा, दोनों की साइड का जो स्क्वायर होगा उसके रेशियो के बराबर होता है एरिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वो दे रखी है 4:9, तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो भाई साइड्स दे रखी है 4/9, तो उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी कि 16/81। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, 16/81। याद रखना है एरिया का जो रेशियो है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी बताया था जो एरिया होता है दोनों का वो साइड्स के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब क्वेश्चन में एरिया दे दिया 36/121 और यहाँ पर साइड्स दे रखी हैं, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर से स्क्वायर हटेगा और इन पे रूट लग जाएगा। तो 36 का रूट क्या होता है 6 और 121 का रूट क्या होता है 11। तो इसका मतलब साइड्स का रेशियो कितना आएगा आपका 6:11। तो आंसर हो जाएगा बी 6:11। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके 19-20 वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे और कम से कम सिक्योर तो हो जाएगा कि भाई हाँ 19 नंबर तो हमारे सिक्योर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9th। फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है, ठीक है ना। पहले तो एक डायग्राम बनाइए, डायग्राम में एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल ऐसे ही बन रहा है हमारा। सर्कल में क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, यहाँ से एज्यूम करते हैं कि ये टेंजेंट है हमारी और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। सेंटर से इस Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 25। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस फाइंड करनी है। देखिए अब हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट जो है आपस में जहाँ पर भी मतलब टच करती हैं तो वहाँ पर बनाती हैं 90 डिग्री का एंगल। तो पाइथागोरस का रूल लग जाएगा इसमें। 90 डिग्री के सामने जो होती है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, तो हाइपोटेनस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं और रेडियस को हम बेस मान लेते हैं, या रेडियस को रेडियस मान के चलिए। तो h² = p² + b²। h है हमारे पास 25 का स्क्वायर और p है हमारे पास 24 का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। तो 576 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 625 में से 576 माइनस कर देंगे तो आपके पास आता है 49। तो 49 किसका रूट होता है, 7 का। तो रेडियस आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब भी क्वेश्चन बोल रहा है कि ये a है और ये b है, डिस्टेंस निकालना है, तो x1 और y1 ये हो जाएंगे और x2 और y2 ये हो जाएंगे। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, बट फिर भी इन फ्यूचर के लिए आप ध्यान रखें।
तो x2 माइनस x1, x2 कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका √8, तो इसे लिख सकते हैं हम 2√2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। इफ़ 3, 4 इज़ द मिड पॉइंट है 3, 4, एज्यूम करते हैं कि 3 और 4 एक मिड पॉइंट है किसी भी लाइन सेगमेंट की। 3 और 4 एक मिड पॉइंट है किसी भी लाइन सेगमेंट का, इसको P मान लेते हैं। हुज वन एंड इज़ 7 - 2, एक एंड जिसको हम A मान लेते हैं ये है हमारा 7 - 2। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड पॉइंट। तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसको हम XY लेट कर लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता है कि मिड पॉइंट क्या है, तो बस हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB P। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू P क्या है हमारे पास? 3, 4। x1 प्लस x2, x1 क्या है? 7, x2 क्या है हमारे पास? x अपॉन में 2, y1 माइनस 2, y2 y अपॉन में 2 इक्वल टू 3/4। अब देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम। कंपेयरिंग बोथ साइड इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो x की वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू के बराबर है और ये जो y की वैल्यू है वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि बीच में क्या लिखा है? इक्वल। ठीक है, तो 7 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो 7 प्लस एक्स इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें -2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 4, तो -2 प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू भी आ गई आपके पास और x की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है tan 65 अपॉन में cot 25। अब देखिए tan 65 को क्या लिख सकते हैं हम? tan 90 - 25 लिख सकते हैं। ठीक है, और cot 25 को तो cot 25 ही रहने दें। अब ये हो गया, देखो tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो cot 25 हो गया, ये भी cot 25 है, तो दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर? 1। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है साइन ए दे रखा है 3/4, तो cos ए निकलना है। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें परपेंडिकुलर 3 दे रखी है और हाइपोटेन्यूज 4 दे रखा है। सबसे पहले तो पाइथागोरस का रूल लगाकर हम बेस निकालेंगे, क्योंकि कॉस ए को निकालने के लिए बेस चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 16 - 9 इक्वल टू b का स्क्वायर, तो b इक्वल टू √7। अब √7 आ गया। अब cos a निकालना है आपको, तो cos a का मतलब हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास? बेस हमारे निकला आया √7 और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास 4 है, तो cos a आ गया आपके पास √7 अपॉन में 4। सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 πr²। अब उसमें थीटा क्या है हमारे पास? 30 डिग्री है। रेडियस कितनी है? रेडियस 4 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल है, ये करना क्या है इसमें? कुछ नहीं, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 πr²। तो थीटा है हमारे पास 30 डिग्री का और ये 360 है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, चलो दे भी रखी है, इसमें 3.14 पुट करनी है, और रेडियस हमें दे रखा है आपका 4 × 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, और ये 4 से 12 गया 3 बार में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.86 सेंटीमीटर आंसर स्क्वायर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2r। डायमीटर 2r दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? r।
हाइट दे रखी है एच, चलो हाइट को तो एच ही लिख रखा है उन्होंने, तो सी एस ए क्या होगा, तो सी एस ए होता क्या है भाई, सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच ही होगा सी एस ए, क्योंकि रेडियस की जगह रेडियस है और एच की जगह एच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड बॉल, तो टोटल कितनी हो गई, 3 2 4 यानी कि 9 बॉल्स हैं आपके पास। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई वाइट की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितने हैं, वाइट है कितने 2 और टोटल कितने हैं 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, वैसे तो √2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं है, इसके लिए बस थोड़ा सा आपको ना डेफिनेशन थोड़ा सा मतलब लिखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम मतलब प्रूफ करते हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर होता है या नहीं होता। देखिए प्रूफ करना है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो देखिए पहले तो समझिए कि रैशनल नंबर होता क्या है और रैशनल नंबर क्या होता है। जो संख्या p/q की फॉर्म में होती है उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। तो मतलब हमें ऐसा प्रूफ करके दिखा देना है कि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। तो p/q की फॉर्म में ये तब नहीं होगा, देखो p/q तो तभी हो सकता है जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, है ना, नो कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो तभी जाके ये p/q की फॉर्म में आ रहे हैं, अगर कॉमन फैक्टर होता तो वो कैंसिल आउट हो जाते, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि मतलब क्वेश्चन को कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप एज्यूम करोगे, लिखोगे कि लेट अस कंसीडर √2 बी अ रैशनल नंबर। देखिए सबसे पहले हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है, तो हम बोलेंगे कि भाई √2 जो है p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जहाँ पर वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसे हम को प्राइम भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मतलब रैशनल नंबर में है, अब क्या करेंगे कि q को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2q² = p², ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आप इसमें लिखेंगे कि एज वी नो दैट 2 divides p², hence 2 is also divides p। यानी कि अगर वो p² को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो p को भी डिवाइड करता होगा। मतलब एज्यूम करिए कि 25 है, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो 25 का जो रूट होगा यानी कि 5 को भी तो 5 डिवाइड करेगा। सिंपल कंसेप्ट यही कहता है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि अगर p जो है 2 जो है p को डिवाइड करता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि p जो है 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है तो हमने उसको एज्यूम कर लिया कि p जो है वो 2k है, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। उससे क्या होगा, ये p² = 2 का स्क्वायर और k का स्क्वायर हो जाएगा, और p² की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे हम, जो कि है 2q² = 4k², ये कैंसिल हो जाएगा, तो q² = 2k² आ गया। अब यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लिख देनी है, एज वी नो दैट 2 divides q², hence 2 is also divides
क्यू, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जो कि है क्यू, क्योंकि पी को भी डिवाइड कौन कर रहा है 2 और क्यू को भी डिवाइड कौन कर रहा है 2। तो इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। और हमने बताया कि अगर वो रैशनल नंबर है तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो हमने एज्यूम करा था कि वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो नहीं है। अगर रैशनल नंबर होता तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं आता। तो हम क्या लिखेंगे, thus P and Q have common factor 2। मतलब हमने मतलब एज्यूम कर लिया, जो करा था वो ऐसा नहीं है। P और Q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 2। देन दिस स्टेटमेंट, देन द अबव स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब वो गलत थी, उसके विरोध में थी। दैट P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब जो हमने कहा था कि उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वो गलत थी। देन √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। हमें बस ये ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है और P/Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि P/Q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जिसका नाम है 2। और 2 अगर वो कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि वो रैशनल नंबर तो नहीं हुआ, तो वो रैशनल नंबर नहीं है, तो इस कारण वो इर्रेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। हालांकि ये क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है, कभी √2 कभी √3, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है। और हर किसी में आपको यही चीज़ें करनी है। अगर √2 आ रहा है तब भी यही करना है, √3 आ रहा है तब भी यही करना है, √5 आ रहा है तब भी यही करना है। तो मतलब हर कंसेप्ट में आपको यही स्टेटमेंट बार बार लिख देनी है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड्स द पॉलिनोमियल Px इक्वल टू दिस एंड Qx इक्वल टू दिस एंड फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, चलिए करते हैं इसको। सॉल्यूशन डिवाइड करना है हमें। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आप ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों, यानी कि सबसे पहले बड़ा यानी कि 3x³, फिर उसके बाद छोटा उसका यानी कि स्क्वायर, फिर उससे छोटा 2x + 5। ऐसे ही ये भी x² + 2x + 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है कि 3x³ को डिवाइड करेंगे आप पहले वाले टर्म से, मतलब उसके पहले वाले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, x³ जो है उसमें 3x हैं और इसमें 2x हैं, तो एक x बच जाएगा, तो 3x बचेगा। ठीक है, तो 3x को यहाँ पे लिखना है, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो 3x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, 3x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x², और 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। फिर साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस का 6 और प्लस का x², दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x²। अब ऐसे ही यहाँ पर 3x को जो ये माइनस का है 3x, उसको प्लस के 2x से प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन आता है बढ़ेगा, प्लस का 5। अब इसी प्रकार से 5x² को 5 माइनस के 5x² को डिवाइड करेंगे आप x² से, तो x² से तो कट जाएगा, ये माइनस का 5 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। अब इसी प्रकार से -5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x² और माइनस का 10x और माइनस का 5। साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का 10 और माइनस का x, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ पर आपके पास क्वोशिएंट आ गया
3x-5 और रिमाइंडर आ गया आपके पास 9x + 10। ठीक है,